तो करियर पार झांसी सेंटर के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात कुछ यूँ है कि हर किसी की चाह होती है कि एक अच्छी सी एक अदद नौकरी मिल जाए, और अगर वो नौकरी सरकारी हो या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हो तो फिर कहने ही क्या। बट आज के डेट में इतना डिस्ट्रैक्शन बच्चों को फेस करना पड़ता है, इतने चैलेंजेस आज की डेट में हो गए हैं कि इस सरकारी नौकरी का जो ख्वाब है वो कई बच्चों के लिए केवल ख्वाब बन के रह जाता है। हम कई बारी तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उस एफर्ट को सस्टेन केवल 10 से 12% बच्चे ही कर पाते हैं। 80 से 90% बच्चा जो है अपनी तैयारी को अंजाम दे ही नहीं पाता, कई कारणों की वजह से। संसाधन ना होने की बात नहीं है, कई बारी हम उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाते, कई बार हम बीच में मोटिवेशन खो देते हैं, कई बार बीच में जर्नी में हम लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, कई बारी कहीं हमें जेन्युइन मेंटरिंग गाइडेंस चाहिए होती है, वो भी नहीं मिल पाती। तो उन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए हमारे साथ आज 3 हमारे झांसी सेंटर के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। साक्षी हैं, नंदिनी हैं और आकांक्षा हैं। तो साक्षी, नंदिनी, आकांक्षा तीनों ने ही IBPS RRB 2024 में क्लरिकल एग्जाम को क्लियर करा है, जिसमें से नंदिनी ने क्लरिकल एग्जाम के साथ साथ PO एग्जाम को भी क्वालिफाई किया और फाइनली 2 बैंकों में इनका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही हमारे साथ हमारे इंग्लिश के फैकल्टी विवेक सर भी हैं, और आज ये इस छोटे से पॉडकास्ट में हम इन बच्चों की न केवल जर्नी को समझेंगे, हम ये भी जानेंगे कि कदम कदम पे जैसे ही इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और अब तक इस पूरे सफर में क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, किस तरीके से उनको ओवरकम किया, और एक क्या रोल प्ले करती है मेंटरिंग या फिर कह लीजिए फेस टू फेस कोचिंग क्लासेस। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं, कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको ऑनलाइन तो पढ़ा देंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों का अगर आप हैंड होल्डिंग कर सकते हैं फिजिकल क्लासेस के थ्रू, तो वो एक अलग तरीके से एक्ट करता है, एक अलग चार्म उस चीज़ का होता है, एक अलग बेनिफिट उस चीज़ का होता है। क्या मानते हैं विवेक सर? शिक्षक के लिए सच से बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि आपने अपना समय और अपने एफर्ट जिन बच्चों पर लगाए, उन्होंने फाइनली आपको इतना गौरव महसूस करने का मौका दिया आपको एक। और इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी 3 होनहार बच्चियाँ फाइनली दे गॉट सिलेक्टेड इन IBPS RRB PO 2024। इनफैक्ट सिलेक्टेड तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, बट वी डिसाइडेड कि हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत ना बच्चियों से करेंगे, एक गर्ल्स ओनली सेशन से करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने लड़कियों को बना दिया तो आपने एक नहीं 2 परिवार बनाए सर। उससे बड़ी बात ये भी होती है ना कि भाई एक सशक्त नारी सशक्त समाज का निर्माण करती है, और ये बच्चियां हैं अपने साथ जो वैल्यूज़ लेके आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार को साथ लेकर चल रही हैं, अभी भी कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात होती है कि बच्चियां हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने फाइनली अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ हमको इतना सुनहरा पल महसूस करने का एक मौका दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आकांक्षा, नंदिनी एंड साक्षी फॉर अचीविंग ग्रेट हाइट इन योर करियर। और हम लोग यही एस्पायर करते हैं कि भाई आगे भी आप हम सबको और खुशियाँ प्रोवाइड करेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी जगहों पर पहुँच करके, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली नॉट दी स्टॉपेज फॉर यू। आप अभी और आगे बढ़ेंगे। और इसी पूरी जर्नी में सर हमारे पास जितना बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें आप लोग से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है इसके लिए। डेफिनेटली जैसे हम लोग क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन 2020 मैच तो नहीं है, इट इज़ अ टेस्ट मैच। किसी दिन आप बहुत अच्छा करेंगे, कोई एक आपका डिमोटिवेटिंग फेस आएगा, कभी आप हताश होंगे, कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कभी नहीं होंगी। तो इस पूरी जर्नी में जो आपने एक्सपीरियंस किया उसमें सबसे पहला सवाल मेरा नंदिनी आपसे है, क्योंकि नंदिनी आप झांसी में भी नहीं रहते हैं, आप मौरानीपुर से थे और आप झांसी इतना दूर झांसी रहने आए, आपने यहाँ मैनेज किया, फैमिली से दूर रहे इतने टाइम तक, पढ़ाई आपने यहाँ करी। तो कितना डिफिकल्ट होता है एक बच्चे के लिए, स्पेशली एक बच्ची के लिए, जब वो अपने घर से दूर आती है, अपने होम टाउन को छोड़ के आती है, फैमिली से दूर रहती है, फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती है। कभी ऐसा होता है कि नंबर्स मार्क्स उसके आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी सेकंड थॉट एक ये आता है पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं जस्टिफाई कर भी रही हूँ अपनी तैयारी, उनको ट्रस्ट है भी या नहीं, मैं अच्छा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारे इमोशंस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे उस टाइम पे, कैसे आपने सब टैकल किया, कैसे आप अपनी जर्नी में आज IBPS PO बनकर बाहर निकले? मैं पहली बार घर से बाहर आई थी तो मुझे उतना पता नहीं था कुछ भी। फिर धीमे धीमे मैंने जैसे खाने पीने का किया, उसके बाद मैंने सबसे पहले कोचिंग ढूंढा कि यहाँ पर झांसी में कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो मुझे मेरी फ्रेंड के द्वारा पता चला कि करियर पावर बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। तो मैंने बस आई डेमो लेने के लिए मैं आई थी, और फिर ऐसा लगा सौरभ सेठ सन की क्लासेस से मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद जो एक पेरेंट्स की भूमिका रहती है, जो बाहर बच्चे फील करते हैं इमोशनली कम सपोर्ट मिलता है उनको, तो जो टीचर होते हैं हमारे मेंटर गाइडेंस, जुनेजा सर, सौरभ सेठ सर, आप सर, तो सब लोग पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर मॉक में कम मार्क्स आए हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या करेंगे, इधर बाहर भी रह रहे हैं,
पैसे भी खर्च हो रहे हैं, फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं है। तो फिर जैसे ही मॉक में कम मार्क्स आते हैं तो हम सबसे पहले टीचर से ही पूछते हैं कि मतलब अब कैसे आगे क्या होगा। इतने मेरे पहले मॉक टेस्ट में 26 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो उसी को देख के मुझे एकदम से मतलब ऐसे लगा कि कैसे हो पाएगा, कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है। फिर सर जो हमारे मेंटर हैं जुनेजा सर और सौरभ सेठ सर, उन्होंने समझाया कि धीमे धीमे तुम्हारे मार्क्स अच्छे होने लगेंगे, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है उसे देखो पहचानो। फिर धीमे धीमे मॉक देते गए, कभी कभी ऐसे हुआ कि 26 से फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर बीच बीच में ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ते ही गए, कभी फिर से डाउनफॉल हुआ, फिर से 30 40 इतने आने लगे। तो उस टाइम भी एकदम से इमोशनली मतलब ऐसे हुआ कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। फिर से सर ने मोटिवेट किया और फिर आज यहाँ पर मेरा मतलब आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों में सिलेक्शन हो गया। मेरा एक सवाल है नंदिनी आपसे, आपके पास ऑप्शन घर बैठ के पढ़ने का भी था, तो ये विचार किसका था कि एक फिजिकल ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करी जाए, घर से ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाए? आपका विचार था, परिवार में किसी का सजेशन था, किसका था? सर मैंने पहले एक एसएससी की कोचिंग ली थी ऑनलाइन जब मैं घर पर थी, तो उधर नेटवर्क का इशू था, उधर पे मेरे नेटवर्क नहीं आते थे, तो मैंने क्लासेस की कर ही नहीं पाई, कोशिश भी की तब भी नहीं। और दूसरा एक अंदर से एक केयरलेसनेस था कि चलो कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, और वो कल कभी आता ही नहीं था। तो हुआ ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि एक मतलब फिजिकल तो जाना ही पड़ेगा कोचिंग। फिर मैंने कोचिंग जब ज्वाइन की तो यहाँ पे एक रेगुलरिटी बन गई, जो आपके द्वारा सीट्स प्रोवाइड कराई जाती थी, मैं उसमें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करती थी। सबसे ज्यादा डाउट भी मैं ही शायद उस कोचिंग में पूछती होंगी आपसे। तो ये मतलब एक रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बेसिक फंडा होता है, और एक इमोशनल चैलेंज फिर आपने इतना किया, इतना आपने मेहनत किया, उसी का आज फल है कि हम लोग आज आपके साथ बैठे हुए हैं। आकांक्षा, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। यस सर। और एक बहुत बड़ा मिथ होता है स्पेशली बच्चों का, जो जब कॉमर्स बैकग्राउंड से वो आगे आते हैं, क्योंकि एक है कि प्रीलिम्स की जर्नी थोड़ी इजी होती है, बट मेंस में जब आप क्वांट वगैरह पर आते हो तो बच्चों को लगता है ये कि जो हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 10वीं के बाद से मैथ्स छोड़ दी पढ़ना, उनके लिए बैंकिंग एग्जामिनेशंस में मेंस को एस करने के लिए जो क्वांट सेक्शन है ये एक हर्डल बन जाता है। तो क्या ऐसा कुछ मिथ है या ये फैक्ट? सर ये सब तो मिथ है, बट क्योंकि जब हम किसी भी बैंक की या किसी भी एसएससी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमको स्टार्ट तो जीरो से ही करना पड़ता है। तो स्टार्ट तो हमारा बेस ही होता है। अगर बेस क्लियर होगा तो हम आगे कहीं भी किसी भी चीज़ में अच्छा ही करने की पूरी कोशिश होती है। तो बेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो आपने मैथ्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए या सिर्फ आप अपने बेसिक्स को शार्प करने में लगे हुए? सर पहले तो जैसे सर पढ़ाते थे तो पहले बेसिक ही स्ट्रॉन्ग किया, फिर सर ने बोला कि मॉक रेगुलर लगाए, परसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए आपकी मॉक में, तो बस वही रूल फॉलो किया, उसी से सब कुछ मैटर करा। मतलब जो आपको सर बताते जा रहे थे रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज, और जो उन्होंने बताया कि हाउ टू अप्रोच, उससे सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ये एक मिथ हो जाता है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या नहीं हो तो उससे कोई फर्क पड़ता? सर जो बता रहे हैं वो तो सुने और रेगुलर उस चीज़ को फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझता हूँ प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑफलाइन कोचिंग में हम प्रैक्टिस, अगर बच्चा थोड़ा बहुत कमी भी कर रहा है ना, तो भी हम उसको पुश कर सकते हैं। सर और हम अगर आपकी सुन के वो निकाल दें और फॉलो ही नहीं करें वो रूल, तो वो भी दिक्कत है। कई बार तो डांट भी पड़ जाती थी इन लोगों का, दी शीट दी, तुमने डाउट ही नहीं पूछा, तुम लोग लगा के नहीं आए सवाल। तो मुझे लगता है वो पुश चाहिए होता है स्टूडेंट्स को। एक ऑनेस्टी रिगार्डिंग योर ड्रीम जो आप कैरी कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। और एक टीचर के प्रति सर मैं मानता हूँ डिवोशन भी होता है। अगर एक बच्चा है जो टीचर की बात मान रहा है डिवोटेड होकर के, तो उससे रिजल्ट फिर ऐसे ही बच्चों को दिखते हैं सर हम लोगों को। अब सर देखो, मैं ना आई एम टीचिंग ऑनलाइन ऑल्सो फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स, बट जिन सब्जेक्ट्स को मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मजबूरी है कि वो बच्चे डिस्पर्स्ड हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। बट इस तरीके की कोचिंग अगर शहर में अवेलेबल हो तो मुझे लगता है दी फर्स्ट गो टू ऑप्शन शुड बी टू गो टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। वाई? बिकॉज आप जब किसी एक बैकग्राउंड से आते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट एक ग्रे एरिया है, इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए अगर आपको एक बंदा पर्सनल मिल जाए फिजिकली, जो आपके पास हो, आपकी सुन ले बस, तो उससे मुझे लगता है बहुत मोरल बूस्ट होता है बच्चों का, पढ़ाई पुश कर सकता है बच्चों को उनके लिमिट्स। अनडाउटली। साक्षी बताएगी, मैथ्स में तो ये चैंपियन रही है, इसने तो बड़े झंडे गाड़े मैथ्स में। नहीं, यही एक साक्षी से भी एक ये सवाल था मेरा कि जैसे जब आप प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फेज में हम लोग मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताते, तो एक बच्चा जब मॉक्स को अप्रोच करता है तो स्टार्टिंग में नंबर बहुत कम आते। किसी बच्चा जिसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो जनरली अपने मार्क्स उठाना शुरू करता है,
30 से 40 पहुंचता है, 40 से 50 पहुंचता है। फिर एक फेज ऐसा आता है जब उसको 50 से 75 तक का जंप लेना होता है, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स हमारे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ रहे होते। एक कितना एक कांस्टेंट जोन आ जाता है जहाँ पर हम टच कर रहा है, 72 आ रहा है, हम अभी 60 पे ही बैठे हुए हैं, 62 पे बैठे हुए हैं, बहुत पुश कर लिया, 65 आ गया, 70 हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं कैसे ना कैसे करके। तो एक साक्षी वो जो चैलेंज आता है हमारे पास एक मेंटल एस्पेक्ट पे, जब हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, स्पेशली आप लोग परसेंटाइल्स वगैरह देखते हो, जो आप लोग मॉक वगैरह डालते हो, उसमें भी कट ऑफ स्कोर आता है आपका। तो जब हम लोग उस स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट, तो फिर वो क्या कैसे इमोशनल आप मैनेज करते मुझे याद है मैंने कोचिंग में ही पहला मॉक दिया था तो मेरे 18 मार्क्स आए थे और 26 से भी कम आए सुनो 18 मार्क्स आए थे सर मेरे। तो उस दिन मुझे लगा था कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर धीरे धीरे मॉक स्टार्ट किए मैंने, और फिर सर धीरे धीरे पहले 18 से फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर ऐसे से धीरे बढ़े। इन सब के पीछे यही था कि मैंने अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, मैंने देखा है कि मैं क्या चीज मॉक के टाइम पे भूल रही हूँ, उनको मैंने मॉक के टाइम पे सारी चीजों को एनालाइज किया कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पिक करना चाहिए, उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, मैंने ये सब चीजों पर ध्यान दिया। ऐसे मेरे मार्क्स 18 से 50 60 तक तो पहुंचे, लेकिन फिर बस यही था कि कट ऑफ तक तो पहुंच जाती थी, लेकिन कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, कभी 2 to 3 मार्क्स ऊपर भी आते हैं तो कभी कभी नीचे भी चले जाते हैं। फिर लेकिन ये था कि कट ऑफ से कम 10 to 20 मार्क्स का मार्जिन लेके मुझे चलना है। तो फिर मैंने देखा कि मेरी स्पीड कम है, तो फिर मैंने बहुत सारे आप लोगों से कंसल्ट किया, फिर आप लोगों ने बताया कि क्विज़ेस, सेक्शनल मॉक्स, इन सब चीज़ों से मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। धीरे धीरे मार्क्स और इंक्रीज होना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे मेरी परसेंटाइल भी बढ़ी है। परसेंटाइल 70 80 आती थी पहले, फिर 80 to 90 तक भी पहुंची, इवन समटाइम्स 95 पर भी पहुंच जाती थी। यही था सर। मुझे ये बताओ, आपने टोटल कितने समय तैयारी करी है? सर 2 years। और आपने? 2.5 ईयर। 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। तो इज इट रियली वर्थ गिविंग 2 years? यस सर। यस सर, आफ्टर सिलेक्शन। और ये 2 साल की जर्नी मैं नहीं समझता कि आसान रही होगी। इसमें 2 होली, 2 दिवाली, 2 दशहरे। आप लोगों का ग्रेजुएशन भी चल रहा था तब? नहीं, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया ग्रेजुएशन था। के बाद बाद में start किसी का फाइनल ईयर होगा तो एग्जाम्स भी हैं, और इससे पहले भी आपने कई परीक्षाएं लिखी होंगी। तो फैमिली का क्या रोल है कि 2 साल की जर्नी कंप्लीट हो? फैकल्टी का क्या रोल है कि 2 साल की जर्नी कंप्लीट हो, आप 6 साल में ना ड्रॉप आउट, 6 महीने में ना ड्रॉप आउट कर जाएं? आपको क्या लगता है ये 2 साल की जर्नी जो आपकी पूरी हुई, इसमें बिना फैमिली के सपोर्ट के मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। खासतौर पे बीइंग अ गर्ल एक्स्ट्रा प्रेशर होता है सर, कि यार कहीं मम्मी पापा शादी की बात ना करें। होता है, मैं ये नहीं कहता आपके संग हो, बट कई बार ये भी हमने देखा है कि हमारी कई स्टूडेंट्स को ये भी स्ट्रेस रहता है कि सर वो पापा कह रहे थे कि तुम्हारे पास 2 साल है तैयार करने के लिए या 1 साल है तैयार करने के लिए। तो आपने जब ये जर्नी शुरू की थी तब हमको लगता है कि हम अचीव कर लेंगे, बट कई बार सिलेक्शन नहीं होता, रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आते। तो आपके फैमिली ने या हम लोगों ने या फैकल्टी ने या फ्रेंड्स ने कैसे आपको मोटिवेटेड रखा? कौन इसका आंसर पहले देगा? सर मेरा लास्ट ईयर कोई भी प्री नहीं निकला था, तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं, अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करो, लगी जाएगी। फिर आप लोगों से कंसल्ट किया, फिर आप लोगों ने बताया कि प्रैक्टिस करते रहो और डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहो, होगा ज़रूर सिलेक्शन। पर सर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया, मम्मी का पूरा सपोर्ट, मम्मी कोई भी काम वगैरह नहीं करवाती थी मेरे से, तो फिर मेरा पूरा टाइम पढ़ने में ही जाता था। पापा भी कभी कुछ फोर्स नहीं करते थे, पूरा छूट थी कि कुछ भी करो, बस आराम से अपने खुश रहो, जो भी करना है लाइफ में। बस सर ड्रीम देखा था कि बैंकर बनने था, और बस आप सबके ब्लेसिंग, सपोर्ट और कंसर्न से आज बन गई हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो मैं ऑफिसर भी बन जाऊँ जल्दी। बिल्कुल। नंदिनी, आप अकेले रहते थे यहाँ पर? हाँ सर। रूम लेकर? तो तुम्हारे पास तो सपोर्ट सिस्टम रेडिली अवेलेबल भी नहीं कि भाई तुरंत मम्मी से बतिया लिए या किसी से बात कर लिए, तो आप कैसे कोप अप करते थे? सर मुझे एक में पहले तो इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे पेरेंट्स का था कि तुम बाहर निकलो तब तुम दुनिया जानोगी समझोगी, लेकिन उस टाइम पे बहुत अकेलापन जैसा हो गया था। तब मैंने जब यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की तो अलग ही एनवायरनमेंट था, सभी लोग काफी मतलब फैमिली टाइप बातें करते थे। आप जैसे पढ़ाते वक्त बार बार बीच बीच में बेटा बेटा करके बुलाते थे, तो वो बहुत मतलब अच्छा फील कराता था कि हाँ मतलब ऐसे अकेला नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी होगा तो आप लोग हैं यहाँ पर। और मेरे जो फादर हैं उन्होंने हमेशा नेगेटिव अप्रोच अपनाई है आगे जाने के लिए। मतलब वो कहते थे कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो तुम कट ऑफ क्यों देख रही हो, 100 ही देखो ना। तो मतलब जैसे 100 मार्क्स का है तो बच्चे 100 करते होंगे तभी उन्होंने उस लेवल का पेपर बनाया है, तो मैं ये क्यों देखती कि अगर 70 कट ऑफ जा रही है तो तुमको 70 मार्क्स लाने हैं।
तो इसलिए मेरा पहले ईयर में प्री नहीं निकलते थे, मतलब 1-2 मार्क्स से रह जाते थे क्योंकि कट ऑफ ज्यादा चली जाती थी। तो फिर मैंने अब कहा ठीक है, आप ऐसा करें, अब हम ऐसे ही करेंगे। फिर मैंने वो 100 टारगेट किया, तो फिर मेरे सच में 90 क्लर्क में 90 समथिंग ऐसे मार्क्स आने लगे। तो उनका मतलब काफी रोल है। अभी वो जिस दिन सिलेक्शन हुआ था तो वो कह रहे थे मुझे पता था कि तुम कर लोगी, बट मैं ऐसा इसलिए कहता था कि जिससे तुम और आगे बढ़ो। नहीं, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन सर फादर्स के एंड पे बहुत होता है, क्योंकि फादर्स लव इज टोटली अ डिफरेंट थिंग ना। उनकी आदत नहीं होती कि वो अपना लव एक्सप्रेस करें ऐसे। देखो, आई एम अ फादर ऑफ 2, में 2 बच्चे हैं मेरे, तो एज अ फादर और मदर क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि मम्मी हमेशा चाहती हैं कि बच्चे कंफर्टेबल रहें, सिक्योर्ड रहें, अच्छे रहें। बाप चाहते हैं कि बच्चे धक्के खाएं दुनिया के, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ चैलेंज आए तो वो कम से कम फेस करने लायक हो। दे ऑलवेज वांट देयर किड्स टू बी स्ट्रांग। बात लड़की लड़कों की नहीं है, बात है कि दुनियादारी में चुस्त होने चाहिए बच्चे मेरे। ये है। आकांक्षा, तुम्हारे संग क्या था सीन घर पे? सर पापा बहुत सपोर्टिव थे। मम्मी मतलब अपोजिट था मम्मी पापा का थोड़ा सा। मतलब कोई रिजल्ट आता था, अगर नहीं हुआ तो पापा कह देते थे कि कोई नहीं, नेक्स्ट है, अभी और टाइम है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तैयारी करो। ये होता था कि मतलब पापा से बहुत सपोर्ट था, मम्मी से ज्यादा लगता था कि पापा से सपोर्ट है। तो वैसे भी प्रायोरिटी बन जाता है एक बच्चों का। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ पर्टिकुलरली पेरेंटल सपोर्ट कई बार शो होता है, नहीं होता है, बट इवेंचुअली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी चाह बस एक ही होती है। भी जैसे एक बहुत नॉर्मल सी बात है, हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ दुखी और गरीब देखना नहीं चाहते। उसके लिए वो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हार्श भी हो जाते हैं, कई बार वो ये भी बोलते हैं तुमसे हो नहीं रहा, बट प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि वो हमको कभी दुखी और गरीब नहीं देखना चाहते। तो एक मेरा फाइनल क्वेश्चन है आप तीनों से, क्योंकि यू रिप्रेजेंट दी गर्ल पार ऑफ करियर पार झांसी। तो फॉर ऑल दी गर्ल्स आउट देयर, बहुत सारी बच्चियां हैं जो आपके साथ लगी हुई थी, अभी भी हैं, पैन इंडिया भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको देखेंगे अभी, ठीक है, वो सीखेंगे भी। तो टू ऑल द गर्ल्स, एक करके मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर हु हैव द ड्रीम टू बी अ प्रोफेशनल बैंकर, जिनके कुछ सपने हैं इस चीज़ को लेकर के, वो अभी भी स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसी कारणवश 19-20 रह जा रहा है, आप उनसे क्या कहना चाहते हो कि डू दिस, डोंट डू दिस, गिव अप मत करो? क्या आपका मैसेज है लाउड एंड क्लियर फॉर ऑल ऑफ देम कि देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल बी अ सक्सेसफुल बैंकर? एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पूरी मेहनत आपको रंग लाकर दिखाएगी। एक क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज आप देना चाहते हो? साक्षी सर, सबसे पहले तो आपने सोच लिया है कि आपको ये काम करना है तो गिव अप करने का तो भूल ही जाओ। आपने सोच लिया ये करना है तो बस करना है, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। सारी चीजों को लेकर चलो, सबका सपोर्ट लो, ब्लेसिंग्स तो सबकी रहते ही हैं, सारे टीचर से कंसल्ट करो, जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पूछो, बस यही। नंदिनी? तो मुझे लगता है लड़कों से ज्यादा लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है अभी इस समय। सभी को अच्छे से, अगर आपने कोई टारगेट बनाया है तो उसको एकदम दृढ़ता पूर्वक करते रहो, और उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। जो सबसे पहले तो आपको ज्यादा समय ना लगे, जिससे पेरेंट्स भी परेशान ना हो, उसके लिए आप सबसे पहले एक प्रॉपर गाइडेंस देखो, जहां भी मिले अपने आसपास, कोचिंग हो या कुछ भी हो, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, तो पहले एक प्रॉपर गाइडेंस लो, जिससे कम से कम समय में आप जॉब ले लो। आकांक्षा? सर बस जस्ट कभी डीमोटिवेट नहीं हो किसी भी चीज से, अपने पेरेंट्स को देखो और वो देखो कि आपके छोटी सक्सेस में उनको कितनी हैप्पीनेस मिलती है, वो देख के मोटिवेट जरूर हो। ये बात सर मैं हमेशा क्लास में एक्चुअली कहता हूँ बच्चों से कि एवरी टाइम यू टेक अ स्टेप, कभी भी आपको एक कदम उठाएं, सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके इस कदम उठाने के बाद आपके पापा और मम्मी के फेस पर एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर आपको लगता है कि दे विल बी फिल विद प्राइड एंड ऑनर, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे संसार में उससे बड़ी खुशी कोई हमारे लिए हो भी सकती है। और जो आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को दिया है, इट इज समथिंग व्हिच इज इनएक्सप्रेसिबल। सभी को बहुत बहुत बधाई। जी सर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू होस्ट यू अगेन इन फ्यूचर। आप हाइट अचीव करें और आप आगे बढ़ें, हमारी बस यही शुभकामनाएं आपके साथ। और इन फ्यूचर भी यू आर अ पार्ट ऑफ करियर पावर फैमिली। आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, यहाँ सारे बच्चे हमारी फैमिली जैसे ही होते हैं। इन फ्यूचर भी आप जब भी कभी भी चाहें, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में, किसी भी प्रकार से कंसल्ट करना है, पर्सनल या प्रोफेशनल, किसी वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।